हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखते हैं EVS PYQ सीरीज़ की क्लास नंबर 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास करने के लिए शुरू किया गया है, कौन से दो देशों की संयुक्त पहल है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रांस और भारत। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। खारे पानी की पारिस्थितिकी मिलती है, जो खारे पानी की पारिस्थितिकी है वो किसमें ज़्यादा मिलती है? नहरों, दलदल, उथला तटीय क्षेत्र या डेल्टा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा में। जो खारे पानी की पारिस्थितिकी है वो डेल्टा में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो नदियों द्वारा जो जल बहा कर लेके आया जाता है वो डेल्टा बन जाता है। लास्ट में बहते बहते मुहाने डेल्टा के रूप में जम जाते हैं और वहीं पे खारे पानी की पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसको जॉन एल्टन के द्वारा उसकी परिभाषा दी गई थी पारिस्थितिकी पिरामिड की। और जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो दो प्रकार का बनता है, सीधा व उल्टा। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार जो होते हैं वो संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है, और बायोमास का पिरामिड जो होता है जीव भार का पिरामिड वो उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का बनता है, और संख्या का पिरामिड भी उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का बनता है। बायोमास के पिरामिड में जो जलीय पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, व स्थलीय पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। और संख्या का पिरामिड भी उल्टा व सीधा दो प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, EVS शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में समाप्त हुई चर्चा में किस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि शिक्षार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न करना शुरू किया। कोई EVS की क्लास चल रही है जो अभी समाप्त हो गई। अब समाप्त होने के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है? छात्रों ने चर्चा के बीच अन्य गलतियों को इंगित करना शुरू किया, कोई भी दूसरे की बात से सहमत नहीं था, या छात्रों ने अन्य कक्षा के छात्रों को पूरी तरह से सुनने से इनकार कर दिया। तो ये नेगेटिव है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों ने चर्चा के बीच अन्य गलतियों को इंगित करना शुरू किया, ये भी गलत। तो सबसे सही इसका आंसर है वो हो जाएगा ये, शिक्षार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न करना शुरू किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूजा EVS पढ़ाती है, जबकि पढ़ाते समय वह छात्रों को समस्या समाधान वाले प्रश्न देना पसंद करती है। अध्यापन की इस पद्धति को अपनाना उसका क्या लक्ष्य है? समूह आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना? नहीं। समस्या समाधान, ये इसका आंसर नहीं है। रटकर सीखना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अनुप्रयोग आधारित अधिगम और विद्यार्थियों को वाद विवाद में बेहतर बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान बच्चा एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुप्रयोग आधारित अधिगम, आंसर नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। फिर इसके बाद आंसर नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीयक संरचनाएं जो आज के कृषि कार्यों के लिए उपयोगी हैं क्या कहलाती हैं? जो द्वितीयक संरचनाएं जो आज के कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है वह कहलाती हैं सहायक संरचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि जो ये कैल्विंग पेन है इसका अर्थात होता है कि प्रसव बाड़ा, जहाँ पे दुधारू पशु प्रसव देते हैं। इसके बाद दोहना पार्लर मतलब हो जाएगा कि जहाँ पे गायों और बहुत सारे जानवरों का एक बाड़ा होता है जहाँ पे दूध दूहने का काम होता है, उसे दूहना पार्लर, मिल्किंग पार्लर बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संरचनाएं। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 से 1990 की अवधि को विश्व भर में किसके अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जल और स्वच्छता। तो आप देख सकते हैं कि कितने डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है EVS में। तो आपको थोड़ा किसी रेफरेंस बुक के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि EVS के जो क्वेश्चन इस बार भी MP टेट में आने वाले वो बहुत टफ बनेंगे। तो आप इसके लिए परीक्षा माड़ी वगैरह बुक ले लीजिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी बुक है और उसमें
बहुत ज़्यादा टॉपिक फैक्ट सब कवर किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल और स्वच्छता। और अगर महिला की बात करें कि महिला को कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया महिला वर्ष, तो ये 1975 से 1980 के बीच में मनाया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है महिला का। फिर इसके बाद नृत्य परीक्षण के समय प्रयुक्त एट्रोपिन किसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है? तो जो एट्रोपिन होता है वो एक एल्कलॉइड है। एट्रोपिन एल्कलॉइड है जो कि बेलाडोना की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, बेलाडोना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलाडोना। और इसके बाद देखते हैं कि कैलोट्रोपिस क्या है। कैलोट्रोपिस को हिंदी में सामान्य बोलचाल की भाषा में मदार बोलते हैं, जो कि शिव भगवान की पूजा करने में भी इसका यूज़ किया जाता है और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के रूप में भी इसके प्रयोग किए जाते हैं। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। और आंवला तो आप लोग जानते ही हैं, आंवला क्या है सामान्य बोलचाल की भाषा में। आंवले का में विटामिन सी होता है और इसका क्या यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाज में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली और सॉलिटरी फैमिली या मिक्स्ड फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिक या एकाकी परिवार या मिश्रित परिवार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिक या एकाकी परिवार। ये एनसीईआरटी क्लास 4th या 5th में का ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये वाला सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आरडीए का अर्थ है, आरडीए इसका अर्थ होता है खुराक, आरडीए का अर्थ है ये डी, रिकमेंडेड डायरी अलाउंसेंस, है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिकमेंडेड डायरी अलाउंसेंस, मतलब डी से डायरी। इसका फुल फॉर्म पूछा है आरडीए का क्या है, तो आहार। इससे पोषण का स्तर मापा जाता है आरडीए से कि ये होता है आरडीए, मतलब इसका डायरी आहार ही होगा इसका ऑप्शन। फिर इसके बाद 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में 4 कैलोरीज की ऊर्जा प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होती है। 9.2 समथिंग कैलोरीज ऊर्जा जो है वो वसा में प्राप्त होती है। फिर इसके बाद शरीर में भोजन पचाने के लिए क्या आवश्यक है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हमें निम्न में से कौन सा भोजन कम खाना चाहिए। तो बहुत इजी ऑप्शन है, जंक फूड हमें बहुत कम खाना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं जो हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी। तो जंक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी की जो धुरी है वो 23.45 डिग्री पे झुकी हुई है। जो पृथ्वी की धुरी है वो 23.45 डिग्री पर झुकी हुई है। ये 0 डिग्री की जो रेखा होती है पृथ्वी की, वो उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा होती है 0 से 23.5 डिग्री की रेखा जो होती है वह कर्क रेखा कहलाती है और उससे ऊपर की जो रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है। तो इतना देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो जूनो मिशन सन 2011 में प्रक्षेपित किया गया था। और जूनो मिशन कहाँ का है? तो जूनो मिशन जापान का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो जो बुध ग्रह है उसका एक भी चंद्रमा नहीं है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिवोस। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड और नेपच्यून के भी चंद्रमा है, लेकिन बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मृणमय मिट्टी कौन सी होती है? जो क्लेई सॉइल है वो कौन सी होती है? ह्यूमस से भरपूर होती है कि या बहुत उपजाऊ होती है? तो जो मृणमय मिट्टी होती है उसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, बहुत उपजाऊ भी होती है और बहुत ह्यूमस से भरपूर भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि छोटे जोत वाले किसान अनाज और भूसी को कैसे अलग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाज और भूसा जो है वो फटक कर अलग अलग किया जा सकता है विनोइंग के माध्यम से। ये भी एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ के एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला या दूसरा चैप्टर है ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। मतलब इन्वायरमेंट की हर सीरीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो सीधे बुक से एनसीईआरटी की बुक से उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में। शुष्क से राजस्थान, ये हम थोड़ा डिनोट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद विशु किस राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशु किस राज्य में मनाया जाता है। तो विशु मनाया जाता है केरला में। विशु और बिहू में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो बिहू का त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है और विशु केरला में मनाया जाता है। और पंजाब में वैसाखी, लोहड़ी ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो त्योहारों के बारे में भी एक बार पढ़ लेना है आपको अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर चिल्लाराय दिवस हर साल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो वीर चिल्लाराय दिवस जो है वो हर साल भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जो चिल्लाराय थे वो कुत्तम राजवंश के एक सेनापति थे। 16वीं शताब्दी में इन्हीं की याद में भारत सरकार, उड़ीसा सरकार ने 2005 से वीर चिल्लाराय दिवस मनाना स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया। वीर चिल्लाराय दिवस जो है वो असम, जो चिल्लाराय थे वो असम के कुत्तपम राजवंश के सेनापति थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो असम होगा, ना कि उड़ीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्री थ्रो शब्द का संबंध किस खेल से है। तो फ्री थ्रो शब्द का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बास्केटबॉल। फिर और जो क्रिकेट में है तो क्रिकेट में गुगली जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। और हॉकी में बुली, हॉकी का जो शब्द है बुली बहुत मतलब प्रचलित शब्द है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ईडन गार्डन कहाँ है। ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। और ये जो पर्थ स्टेडियम है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। सॉरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा इसका। लेकिन जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ईडन गार्डन जो है वो पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। तो इस पर कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। फिर इसके बाद देखते हैं 2002 में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने साझा किया था। तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आईसीसी की एक ओडीआई ट्रॉफी है जिसकी शुरुआत 1998 से हुई। और इसके सबसे पहले जो विजेता थे वो साउथ अफ्रीका की टीम इसकी सबसे पहले विजयी हुई थी। और जो भारत है वो आईसीसी चैम्पियंस 3 बार जीत चुका है, 2002 में, 2013 में और 2025 में। तो सबसे सफल टीम इंडियन टीम रही है। तो 2002 में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो भारत और श्रीलंका ने साथ में उठाई थी ट्रॉफी। तो साथ में इन्होंने जीता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। और पहले तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और श्रीलंका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्रियाओं के माध्यम से सीखने, अनुभवों के माध्यम से सीखने और क्रियाओं एवं अनुभव पर चिंतन के माध्यम से सीखने को कौन सा अधिगम दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। तो क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से सीखना अधिगम का कौन सा दृष्टिकोण है। तो क्या पूछताछ का दृष्टिकोण है? नहीं। समस्या समाधान का दृष्टिकोण है? नहीं। सहकारी दृष्टिकोण है? नहीं। इसका राइट ऑप्शन है अनुभवात्मक दृष्टिकोण। इसमें अनुभव के माध्यम से बच्चा सीख रहा है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रभावी पाठ्य योजना बनाने की बात आती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्रभावी पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और इसमें से कौन सा सत्य है। छात्रों को यह बताना कि वे क्या सीखेंगे यह उचित नहीं है। समय एक संसाधन है जो सबसे दुर्लभ और सीमित है। असफल पाठ्य योजनाओं पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए एक निष्कर्ष और पूर्वावलोकन विकसित करने के लिए कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं वाले ऑप्शन है वो ऑलरेडी निगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। इसका सही जो ऑप्शन है वो होगा, समय एक संसाधन है जो सबसे दुर्लभ और सीमित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पुनर्वन रोपण के संबंध में सही कथन को चिन्हित करना है। ऑप्शन है कि नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगलों को फिर से भरना है, तो ये तो सही एकदम सीधा सीधा करेक्ट लग रहा है। इसके बाद वन क्षेत्रों में अधिक जनजातीय आबादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया, ये नहीं होगा। वनों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। यह शहरीकरण के लिए वनों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, कि जो पुनर्वन रोपण है, रीस्टॉकिंग, तो वो उसका अर्थ होता है कि नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगलों को फिर से भरना। ये तो सीधे टर्म में ही दिया गया है, आप इसे सीधे रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में तापमान की कमी को क्या कहा जाता है। इसको पॉजिटिव लैप्स रेट बोला जाता है या निगेटिव लैप्स रेट बोला जाता है, या इंक्रीजिंग लैप्स रेट या डिक्रीजिंग लैप्स रेट। धनात्मक हार्श दर, ऋणात्मक हार्श दर, बढ़ती हार्श दर या घटते हार्श दर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव लैप्स रेट, धनात्मक हार्श दर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है, और प्रति 1 डिग्री 165 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। और अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है तो उसको तापमान विक्रमण बोलते हैं, ना कि तापमान हार्श दर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक हार्श दर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। समुद्र का पानी, नदी का पानी, लेक्स, स्प्रिंग्स, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का पानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए। प्रौद्योगिकी साक्षरता दृष्टिकोण, ज्ञान गहन दृष्टिकोण या ज्ञान सृजन दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, इसमें तीनों ही होने चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है। मोटर डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, या मसल्स डेवलपमेंट से, या बाय एक्टिविटीज़ से, या बाय मेंटल डेवलपमेंट से। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब कि कुछ क्रिया के माध्यम से किसी भी चीज़ का जो विकास हो रहा है वो मांसपेशी विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल्स डेवलपमेंट्स। बौद्धिक विकास तो इसका सीधे ही गलत हो जाएगा, मानसिक विकास होगा नहीं, और क्रियाकलापों से नहीं, बाय एक्टिविटीज़ से हम अपनी फाइन स्किल नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा घटक है। एक्सरसाइज, सफाई, पोषण या निद्रा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पोषण। बच्चों के विकास में सबसे ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद वंशानुक्रम डैश कोषों का वितरण है। वंशानुक्रम जो है वो किसका है, किसका वितरण है। न्यूरॉन्स का है नहीं। कार्टिलेज का है नहीं। जर्म्स का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीज। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका होगा बीज। जो वंशानुक्रम है वो बीज कोषों का वितरण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह परिभाषा जो है वो जेम्स डेवर के द्वारा दी गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स डेवर। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना, ट्रांसफ़र हो जाना, ये परिभाषा जो है वो जेम्स डेवर के द्वारा दी गई थी। फिर एक क्वेश्चन है कि यह माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती है।
बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना, बच्चे को उचित प्रकार से पालन पोषण करना, अच्छी आदतों का विकास करना, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। कठोर अनुशासन में रखना माता पिता की जिम्मेदारी ये नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके साथ मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के भी कुछ क्वेश्चन ले लिए। आगे की जो हमारी ईवीएस की क्लास रहेगी वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक आप प्लीज़ इसे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।